अब देखो, अभी तक जो हमने क्वेश्चंस किए इसमें मैं आपको फंक्शन दे रहा था और कॉन्टिन्यूटी चेक करने को कह रहा था एट ए पर्टिकुलर पॉइंट, जैसे 0 पे चेक करो या 1 पे चेक करो या 2 पे चेक करो, इस तरह के। अगर पॉइंट ना दिया जाए, आपको सिर्फ फंक्शन दिया जाए और कहा जाए कि इस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करें, तो किसी भी फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करने का मतलब होता है अगर पॉइंट नहीं बताएगा तो फिर उसके पूरे डोमेन में कॉन्टिन्यूटी देखनी है, यानी पूरे डोमेन में से आप खुद वो पॉइंट आइडेंटिफाई करो कि कौन कौन से पॉइंट ऐसे हैं जहां पे ग्राफ ब्रेक होगा यानी डिसकंटिन्यूअस होगा। और अगर ऐसा कोई पॉइंट नहीं है तो फिर हम कहेंगे कि फंक्शन अपने पूरे डोमेन में कॉन्टिन्यूअस है। अब कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन कौन से पॉइंट ऐसे हैं जहां पे ग्राफ ब्रेक हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो पहले तो हमें ये देखना होगा कि फंक्शन चाहे जो भी हो उसके डोमेन में तो इनफाइनिटली मेनी पॉइंट्स होंगे, तो हर पॉइंट पे आप जाके तो अलग अलग चेक करने से रहे कि कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है, ये तो नेवर एंडिंग प्रोसेस हो जाएगा अगर इनफाइनिटली मेनी पॉइंट्स है तो पहले हम वो पॉइंट्स आइडेंटिफाई करते हैं जहां पे हमें कॉन्टिन्यूटी पे डाउट है, मतलब हम श्योर नहीं है कि कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स को पहले आइडेंटिफाई करेंगे और उन पे चेक कर देंगे कि इन पे कॉन्टिन्यूअस है या नहीं। अब एक्चुअली डाउट कहां पे क्रिएट होता है कि कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है? फिर मैंने लिमिट्स में भी लिखवाया था कि जो हमारे स्टैंडर्ड फंक्शंस हैं सारे, पॉलिनोमियल फंक्शंस, रैशनल फंक्शन यानी दो पॉलिनोमियल का रेशियो, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, ये सारे के सारे अपने अपने डोमेन में कॉन्टिन्यूअस हैं, यानी जहां जहां भी इनकी वैल्यू एग्जिस्ट कर जाएगी उन सारे पॉइंट पे ये कॉन्टिन्यूअस है। सिर्फ उन्हीं पॉइंट पे डिसकॉन्टिन्यूअस हो सकते हैं जहां पे ये डिफाइंड ना हो, तो बाकी सारे पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस है। और अगर दो या दो से ज्यादा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो तो उनका सम डिफरेंस प्रोडक्ट रेशियो भी कॉन्टिन्यूअस होगा। सिर्फ उसी पॉइंट पे डिसकॉन्टिन्यूअस हो सकता है जहां पे डिफाइंड ना हो, बाकी सारे पॉइंट पे ये कॉन्टिन्यूअस होंगे। तो हम जो है कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन कौन से पॉइंट पे कॉन्टिन्यूटी पे डाउट है? तो पहले हम वो वाले पॉइंट्स आइडेंटिफाई करेंगे जहां पे कॉन्टिन्यूटी डाउटफुल है, तो हेडिंग दोगे डाउटफुल पॉइंट्स फॉर कॉन्टिन्यूटी। एक तो जब भी फंक्शन एक से ज्यादा रूल से डिफाइंड हो, फंक्शन का अगर एक से ज्यादा रूल हो, 2 रूल हो, 3 रूल हो, 4 रूल हो, तो जिस जिस पॉइंट पे फंक्शन का रूल चेंज हो रहा है उन पे कॉन्टिन्यूटी चेक करना ही है। वहां पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस भी हो सकता है, डिसकॉन्टिन्यूअस भी हो सकता है। अब जैसे हमने पहला क्वेश्चन जो आज का किया था कॉन्टिन्यूटी में, ये किया था, इसमें वैसे तो मैंने बोल दिया था कि चेक द कॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2। मैंने भी बोलता, मैं नहीं भी बोलता, सिर्फ ये फंक्शन देता और ये कहता है कि डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन। पॉइंट नहीं बताता कि कहां पे कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करनी है। तो आप इसकी कॉन्टिन्यूटी सिर्फ 2 ही पॉइंट पे चेक करते हैं, कहां पे? 1 पे और 2 पे। बाकी पॉइंट पे तो हम श्योर है कि ये कॉन्टिन्यूअस है, क्योंकि पॉलिनोमियल है और पॉलिनोमियल ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस होते हैं। तो पहला रूल ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस होगा, दूसरा रूल ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस होगा, तीसरा रूल ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस होगा। सिर्फ 2 ही ऐसे पॉइंट हैं जहां पे डाउट है। कहां पे डाउट है? 1 पे और 2 पे। तो हमने चेक कर दिया, तो हमने देखा था कि 1 पे ये डिसकंटिन्यूअस आया था और 2 पे ये कॉन्टिन्यूअस आया था। तो हम कहेंगे कि दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट ओनली 1 पॉइंट x इज इक्वल टू 2। सिर्फ 2 पे डिसकंटिन्यूअस है। या हम कहेंगे दिस फंक्शन इज 1 पे डिसकंटिन्यूअस है, तो हम कहेंगे दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट ओनली 1 पॉइंट x इज इक्वल टू 1। या इसी को दूसरे तरीके से कहेंगे कि दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू R एक्सेप्ट 1 को छोड़कर बाकी सारे पॉइंट पे ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। या तो आप डिसकंटिन्यूटी बता दो, यानी ये बता दो कि दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट ओनली 1 पॉइंट। कौन से पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है? 1 पे। या कॉन्टिन्यूटी बता दो कि दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 1 को छोड़कर बाकी सारे पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस है। तो जब भी फंक्शन का ऐसे रूल चेंज हो रहा होगा तो जहां जहां पे रूल ब्रेक हो रहा है उन पॉइंट पे उस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूटी को चेक करना है। कॉन्टिन्यूअस भी हो सकता है, डिसकंटिन्यूअस भी हो सकता है। जैसे रूल 2 बार चेंज हो रहा था, 1 पे और 2 पे, बट 1 पे डिसकंटिन्यूअस है, 2 पे कॉन्टिन्यूअस है। तो लिख लीजिए
दोज पॉइंट्स वेयर द फंक्शन चेंजेस इट्स रूल, पहला पॉइंट लिखोगे, दोज पॉइंट्स वेयर द फंक्शन चेंजेस इट्स रूल, those points where the function changes its rule are doubtful points for continuity, are doubtful points for continuity. ठीक, दूसरी बात, एक तो रूल चेंज हुआ, अगर किसी फंक्शन में इंटीग्रल पार्ट या फ्रैक्शनल पार्ट इन्वॉल्व हो, यानी ऐसा फंक्शन हो इंटीग्रल पार्ट ऑफ एफ एक्स या फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एफ एक्स, जैसे लिखा हुआ इंटीग्रल पार्ट ऑफ साइन एक्स, इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स स्क्वायर, इस तरह से, तो जब भी इंटीग्रल पार्ट या फ्रैक्शनल पार्ट आ जाए, इंटीग्रल पार्ट और फ्रैक्शन पार्ट, चूंकि आप ग्राफ से भी देखते हो कि ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस होते हैं, सिर्फ कहां कहां पे ब्रेक होते हैं, इंटीजर्स पे। तो अगर मान लो आपको इंटीग्रल पार्ट ऑफ एफ एक्स की क्वांटिटी चेक करनी है या फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एफ एक्स की क्वांटिटी चेक करनी है, तो सिर्फ उसी पॉइंट पे डाउट है जहां पे एफ एक्स की वैल्यू इंटीजर होगी, जिस पॉइंट पे एफ एक्स इंटीजर बनेगा उन सारे पॉइंट पे इसकी क्वांटिटी पे डाउट है, बाकी सारे पॉइंट पे श्योर कॉन्टिन्यूअस है, यानी जहां जहां भी एफ एक्स इंटीजर नहीं बन रहा उन सारे पॉइंट पे तो ये कॉन्टिन्यूअस है। तो लिख लो, द कॉन्टिन्यूटी ऑफ इंटीग्रल पार्ट ऑफ एफ एक्स और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एफ एक्स, ऐसे लिख लोगे, इंटीग्रल पार्ट ऑफ एफ एक्स और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एफ एक्स इज डाउटफुल at all those points where fx is integer, जहां जहां पे fx की वैल्यू इंटीजर होगी उन सारे पॉइंट पे इसकी कॉन्टिन्यूटी पे डाउट होगा, बाकी सारे पॉइंट पे चेक करने के लिए। यहाँ पे एफ एक्स एनी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, जो अंदर फंक्शन है वो एनी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, यानी अंदर चाहे पॉलिनोमियल है या साइन है या कोसाइन है, जैसे इंटीग्रल पार्ट ऑफ साइन एक्स है, हमें इसकी कॉन्टिन्यूटी देखनी है, तो हम सिर्फ उन्हीं पॉइंट पे कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे जहां पे साइन इंटीजर बनेगा, जैसे साइन इंटीजर बनेगा 0 पे, तो 0 पे इसकी कॉन्टिन्यूटी पे डॉट है, पाई बाई 2 पे साइन इंटीजर बनेगा तो पाई बाई 2 पे इसकी कॉन्टिन्यूटी पे डॉट है, पाई पे डॉट है, 3 पाई बाई 2 पे डॉट, बाकी सारे पॉइंट पे चेक करने की जरूरत नहीं, बाकी सारे पॉइंट पे फॉर श्योर ये कॉन्टिन्यूअस है। ऐसे ही अगर साइनम ऑफ एफ एक्स हो, किसी फंक्शन के आगे साइनम लगा हुआ है, तो आपको पता है कि साइनम का ग्राफ अगर देखें तो पॉजिटिव नंबर का साइनम होता है 1, नेगेटिव नंबर का साइनम होता है -1, तो नेगेटिव साइड पे ये -1 के लेवल पे होता है, पॉजिटिव साइड पे ये 1 के लेवल पे होता है, सिर्फ एक ही बार इसका ग्राफ ब्रेक होता है 0 पे। तो साइनम ऑफ एफ एक्स की क्वांटिटी सिर्फ उसी पॉइंट पे डॉटफुल होगी जहां पे एफ एक्स 0 बनेगा, बाकी सारे पॉइंट पे फॉर श्योर ये कॉन्टिन्यूअस है। तो लिख लो, द क्वांटिटी ऑफ साइनम ऑफ एफ एक्स, द क्वांटिटी ऑफ साइनम ऑफ एफ एक्स is doubtful where fx is equal to 0, is doubtful at the point where fx is 0, is doubtful at the point where fx is equal to 0। तो बस पहले हम वो पॉइंट आइडेंटिफाई कर लेंगे कि कहां कहां पे हमें कॉन्टिन्यूटी चेक करके देखना है। तो कहां कहां पे कॉन्टिन्यूटी चेक करके देखना है, एक तो रूल जहां ब्रेक हो, अगर क्वेश्चन में इंटीग्रल पार्ट या फ्रैक्शन पार्ट है तो जहां पे इंटीग्रल पार्ट और फ्रैक्शन पार्ट के अंदर वाली क्वांटिटी इंटीजर बने वहां चेक करके देखें, और अगर साइनम है तो जहां पे साइनम की वैल्यू 0 बने उस पॉइंट पे आप कॉन्टिन्यूटी चेक करके देखें। नेक्स्ट हेडिंग दोगे कॉन्टिन्यूटी एट एंड्स, अगर ग्राफ के एंड पे कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, continuity at ends।
जैसे ये किसी फंक्शन का ग्राफ है, इसी में रैंडमली करो, ये मान लो किसी फंक्शन का ऐसे ग्राफ है। ये सपोज ए है और ये सपोज इधर बी है। ये ए है और ये बी। क्या बोल रहे हैं? एंड पे कॉन्टिन्यूटी जब आप चेक करते हैं तो सिर्फ एक साइड से कॉन्टिन्यूटी चेक होती है, क्योंकि लेफ्ट पे फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है तो हम ए पे फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस बोल देंगे अगर ए पे ओरिजिनल वैल्यू और राइट वाली लिमिट सेम हो जाए, क्योंकि लेफ्ट पे तो फंक्शन है ही नहीं है। एक्चुअली कॉन्टिन्यूटी जो है आप वहीं चेक करोगे ना जहां फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है। अगर फंक्शन है ही नहीं है तो वहां पे हम कॉन्टिन्यूटी की बात ही क्यों करेंगे उसकी। तो लेफ्ट पे चूंकि फंक्शन ही नहीं है तो अगर ए पे कॉन्टिन्यूटी चेक करना हो तो ए पे सिर्फ क्या देखेंगे, एफ ऑफ ए यानी ओरिजिनल वैल्यू, और फिर राइट लिमिट चेक करेंगे, लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू ए प्लस एफ एक्स। अगर ये दोनों सेम हो गए तो हम कहेंगे फंक्शन ए पे कॉन्टिन्यूअस है। बी पे जब कॉन्टिन्यूटी चेक करोगे तो सिर्फ ओरिजिनल वैल्यू देखोगे और लेफ्ट वाली लिमिट देखोगे, क्योंकि राइट पे तो डिफाइंड ही नहीं है। तो एंड पे कॉन्टिन्यूटी वन साइडेड चेक होती है, जिस साइड पे डिफाइंड है बस उसी साइड से सिर्फ चेक होगा। तो लिख लो the continuity of a function at the ends is checked from one side only. क्या मतलब है कि मान लो किसी फंक्शन का डोमेन है ए से बी तक, जैसे ये ग्राफ दिखाई दे रहा है, इसका डोमेन ए से बी तक, ए से बी तक डिफाइंड है, इसके बाहर डिफाइंड ही नहीं है। तो हम ए पे फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस बोलेंगे अगर एफ ऑफ ए और एफ ऑफ ए प्लस सेम हो जाए, यानी ए पे वैल्यू और ए पे राइट लिमिट दोनों सेम हो जाए। बी पे कॉन्टिन्यूअस बोलेंगे अगर बी पे ओरिजिनल वैल्यू और बी पे लेफ्ट लिमिट सेम हो जाए। जिधर से डिफाइंड है बस उसी साइड से चेक कर देंगे। तो लिख लो suppose the domain of a function is a to b, ये लिख लो, suppose the domain of the function is a to b, closed interval, suppose the domain of a function is a to b, उसके बाद लिखो suppose the domain of a function is a to b, उसके बाद लिखो the function is continuous at x equal to a if limit x approaching to a plus fx is equal to f of a. Limit x approaching to a plus fx is equal to f of a. जैसे ए पे जब क्वांटिटी चेक कर रहे हैं तो ए पे ओरिजिनल देखोगे और सिर्फ राइट वाली लिमिट देखोगे, उधर से राइट हैंड लिमिट, इधर तो है ही नहीं है फंक्शन। इसी तरह से लिखो सिमिलरली द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x is equal to b if limit x approaching to b minus fx is equal to f of. Function is continuous at x is equal to b if limit x approaching to b minus fx is equal to f of b. b पे कॉन्टिन्यूटी देख रहे हो तो b पे लेफ्ट वाली लिमिट देखोगे और ओरिजिनल वैल्यू देखोगे। जैसे अभी जो मैंने ग्राफ लिया हुआ है ये थ्रू आउट कॉन्टिन्यूअस है, ए से बी तक, यानी एंड पे भी कॉन्टिन्यूअस है, इसकी कोई डिसकॉन्टिन्यूटी नहीं है। आप बोलोगे दिस फंक्शन इज थ्रू आउट कॉन्टिन्यूअस इन इट्स डोमेन। जैसे साइन इनवर्स का ग्राफ ड्रॉ करो तो पूरा कॉन्टिन्यूअस है, माइनस कॉस इनवर्स का ग्राफ ड्रॉ करो थ्रू आउट कॉन्टिन्यूअस है। क्योंकि ए से शुरू हुआ बी पे खत्म हुआ, कहीं भी ग्राफ ब्रेक नहीं हो रहा है। एंड पे कब बोलेंगे डिसकॉन्टिन्यूअस, ध्यान से सुनिए। अगर मान लो यहाँ पे मैं ग्राफ पे ऐसे होल बना दूं और यहाँ पे डॉट डाल दूं, सपोज ये जो लेवल है ये b,2 का है और ये b,1 है, ठीक है। तो अब हम कहेंगे कि फंक्शन a पे तो कॉन्टिन्यूअस है बट b पे डिसकॉन्टिन्यूअस है। b पे क्यों डिसकॉन्टिन्यूअस है? क्योंकि b पे जो ओरिजिनल वैल्यू आएगी वो 1 आएगी,
कि बी, ये वहां डॉट डाला, यहाँ पे डॉट डाला यानी बी पे वैल्यू 1 है, यहाँ हॉलो कर दिया, दैट मीन्स कि यहाँ पे ग्राफ एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, लेकिन जब लिमिट लेंगे, जब एक्स बी को अप्रोच करेगा लेफ्ट साइड से, तो लेफ्ट साइड से ग्राफ 2 पे पहुंचेगा, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट बी पे 2 है, बट ओरिजिनल वैल्यू 2 नहीं है, क्योंकि यहाँ हॉलो है, ओरिजिनल वैल्यू क्या है 1 है, तो बी पे ये डिसकंटिन्यूअस है, बट ए पे कॉन्टिन्यूअस है। ए पे भी अगर ऐसे ही वहां पे हॉलो कर दूं और वैल्यू कहीं और कर दूं, तो हम कहेंगे कि मान लो कि ए पे यहाँ पे हमने ऐसे फॉलो कर दिया और वैल्यू यहाँ कर दिया, सपोज ये वाला पॉइंट है, सपोज ए कॉमा -2 और डॉट यहाँ डाल दिया ए कॉमा -3, ठीक है। तो अब हम कहेंगे कि फंक्शन दोनों एंड पे इसका डिसकंटिन्यूअस है, ए पे भी डिसकंटिन्यूअस है और बी पे भी डिसकंटिन्यूअस है, क्योंकि ए पे ओरिजिनल वैल्यू जो है वो क्या है -3 है, यहाँ डॉट है, यहाँ हॉलो है, तो ए पे लिमिटिंग जब चेक करेंगे, जब ए की तरफ आएंगे लेफ्ट साइड से, तो लेफ्ट लिमिट बनेगा -2, ओरिजिनल वैल्यू बनेगा -3। बोलिए सही है? सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जब भी एंड पॉइंट पे कॉन्टिन्यूटी चेक कर रहे हो तो सिर्फ एक साइड से चेक करना है, ठीक है बात? लिखिए क्वेश्चन। fx is equal to 3 raised to x plus 1 when x is less than 0. Three x square minus 2x minus 3 when x lies in 2 sin pi x क्या लिखो यहाँ पे, चलो प्लस cos pi x is when x greater than or equal to discuss the continuity of the function. Discuss the continuity of the function. देखो आप बोलोगे क्या, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है विच इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस, पॉलिनोमियल फंक्शन ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस, साइन एंड कोसाइन ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस। तो ये तीनों रूल अपने अपने डोमेन में तो कॉन्टिन्यूअस हैं, जहाँ जहाँ ये डिफाइंड है। सिर्फ दो ही बार हमें चेक करना जहाँ पे रूल चेंज हो रहा है, कहाँ पे, एक 0 पे और एक 1 पे। तो दो ही ऐसे पॉइंट है जहाँ पे कॉन्टिन्यूटी पे डॉट है, जहाँ पे हम चेक करके देखेंगे, बाकी पे हम सीधा कर देंगे कि ये कॉन्टिन्यूअस है। तो लिख लो, सिंस एक्सपोनेंशियल फंक्शन पॉलिनोमियल फंक्शन sine and cosine are always continuous, therefore we have to check its continuity at only 2 points, x is equal to 0 and x is equal to 1। सिर्फ दो ही बार चेक करेंगे, 0 पे और 1 पे, बाकी पे तो हम श्योर हैं कि ये कॉन्टिन्यूअस है ना। 0 पे चेक करते हैं बारी बारी से। वैसे पहले 0 पे चेक किया ओरिजिनल वैल्यू f0, तो ध्यान रहे 0 पे सेकंड वाला रूल अप्लाई होगा। 0 पे ओरिजिनल वैल्यू है -3, 0 पे लेफ्ट लिमिट चेक किया, तो 0 के लेफ्ट में जो फंक्शन है ये फर्स्ट वाला लगेगा, क्या ये 3 raised to x plus ये 2। तो ऐसे ही का जो डिसकंटिन्यूअस है, चूंकि 0 पे ओरिजिनल आ रहा है -3 जबकि लेफ्ट 2 है, तो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x is equal to 0।
नेक्स्ट अब हम चेक करेंगे 1 पे। 1 पे अगर ओरिजिनल वैल्यू चेक करें तो सेकंड वाला रूल, थर्ड वाला रूल अप्लाई होगा। 2 sin पाई cos पाई -1, sin पाई 0, cos पाई -1, तो ये हो गया -2। 1 पे अगर लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करोगे तो 1 के लेफ्ट में जो फंक्शन है वन के लेफ्ट में फंक्शन है 3x² -2x -3, तो ये 3 -2 -3, ये भी -2। और 1 पे अगर राइट हैंड लिमिट चेक कर दिया जाए x1 प्लस तो 1 के राइट में जो फंक्शन है ये फिर से वही है 2 sin पाई x cos पाई x, तो ये भी -2 है, यानी 1 पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। तो अगर आप डिसकॉन्टिन्यूटी बताओगे तो आप कहोगे कि ये सिर्फ एक ही बार डिसकॉन्टिन्यूअस है 0 पे, या कॉन्टिन्यूटी बताओगे तो लिख दो दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू R एक्सेप्ट 0। Function is continuous for all x belonging to R except 0. Next question. Discuss the continuity of the function. Continuity of the function. fx is equal to x minus 2 integral part of x 0 से 2 में and integral part of cos cos pi x by 4 2 के ऊपर ले चुका हूँ इक्वलिटी, यहाँ नहीं आएगी, 2 से 4 में। Discuss the continuity of this function. जो इस फंक्शन को थोड़ा सिंपल वे में लिख लो तो आपको आसानी से दिख जाएगा कि कहाँ पे ये डिसकंटिन्यूअस हो सकता है। क्योंकि पहले रूल में इंटीग्रल पार्ट है तो आपको पता ही है कि इंटीग्रल पार्ट ऑफ x, अगर x 0 से 1 में तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ x 0 होगा, x 1 से 2 में तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ x 1 हो जाएगा। तो ब्रेक कर दें इसको, पहले वाले रूल को ब्रेक कर दिया, x 0 से 1 में और फिर x 1 से 2 में एंड देन x एग्जैक्टली 2। अगर x 0 से 1 में लेंगे तो इंटीग्रल पार्ट 0 हो जाएगा, तो फर्स्ट वाला रूल हो गया 0। अगर x 1 से 2 में लेंगे तो इंटीग्रल पार्ट 1 हो जाएगा, तो सेकंड रूल हो गया x माइनस 2। और अगर x 2 लेंगे तो भी इस फंक्शन की वैल्यू 0 है, अगर x 2 लेंगे तो ये 0 हो जाएगा। बोलो सही है? बोल भी दो। अब ये कौन सा ब्रेक किया है? ये एक्चुअली हमने 1 से 3 बना दिया है। जो पहला वाला रूल था
उसी के को 3 पार्ट में ब्रेक कर दिया। वो 0 से 2 एक साथ लिखा हुआ था, उसको हमने 0 से 1 लिख दिया, फिर 1 से 2 लिख दिया एंड देन 2 पे वैल्यू अलग चेक कर दी। 2 पे अलग इसलिए चेक कर दी कि अगर x 1 से 2 में लेंगे तो इंटीग्रल पार्ट 1 बनेगा, लेकिन जब x एग्जैक्टली 2 लेंगे तो इंटीग्रल पार्ट 2 बनेगा। बोलो ठीक है ये? अरे बोल भी दो। अब चलते हैं, ये हो गया फर्स्ट वाला रूल। फर्स्ट वाले रूल को ही हमने 3 सिंपल वे में ये लिखा है। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वे में लिखा हुआ था, ये उसको सिंपल वे में लिखा है। और अब आते हैं सेकंड वाले रूल पे। सेकंड वाला रूल क्या है? इंटीग्रल पार्ट ऑफ cos पाई x बाई 4। इसमें x कहां से कहां तक वेरी कर रहा है? 2 से लेकर 4 तक। ध्यान दीजिएगा, x है इसमें 2 से 4। जो आपका एंगल है इसमें वो x नहीं है, पाई x बाई 4 है, तो इसको पाई बाई 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो एंगल जो बनेगा ये पाई बाई 2 से पाई तक बनेगा। बोलो बनेगा? जो कि cos पाई x बाई 4 है। और पाई बाई 2 से पाई की तरफ जब जाएंगे तो cos नेगेटिव रहेगा। सेकंड क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू नेगेटिव होती है। पाई बाई 2 पे cos की वैल्यू 0 होगी और पाई पे cos की वैल्यू -1 होगी। तो जब इस पे cos लगाएंगे तो cos पाई x बाई 4 जो होगा, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, क्योंकि पाई बाई 2 से पाई की तरफ cos का ग्राफ डिक्रीज कर रहा होता है। cos वैसे भी 0 से पाई तक लगातार डिक्रीज कर रहा होता है। तो पाई पे cos की वैल्यू -1 है और पाई बाई 2 पे cos की वैल्यू 0 है। इधर इक्वलिटी नहीं है। बोलो सही है? तो अगर x, ये तो मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए इतना लिख रहा हूँ, थोड़ा कैलकुलेशन आप माइंड में कर लिया करें, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपसे स्कूल में लेवल पे नहीं पूछे जाएंगे, ये कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चन है। तो ऐसे ही देख लिया करो कि x 2 से 4 में, x अगर 2 से 4 में है तो ये जो एंगल होगा, जब x को 2 रखेंगे तो ये एंगल बनेगा पाई बाई 2, x को 4 रखेंगे तो ये एंगल बनेगा पाई। यानी ये एंगल वेरी कर रहा है पाई बाई 2 से पाई तक सेकंड क्वाड्रेंट में। और पाई बाई 2 से पाई तक cos की वैल्यू नेगेटिव होती है, यानी -1 और 0 के बीच में होगा। तो चूंकि ये -1 और 0 के बीच में, तो इसका जो इंटीग्रल पार्ट होगा वो नीचे वाले इंटीजर पे जाएगा। किस पे जाएगा? -1 पे। तो इसलिए ये जो इंटीग्रल पार्ट है ये -1 बना रहेगा हमेशा। तो सेकंड वाला जो रूल है वो सिंपल वे में ऐसे लिखा जा सकता है, -1। बोलो सही है? तो बस ये हो गया। ये जो इंटीग्रल पार्ट ऑफ cos पाई x बाई 4 है ये -1 बन गया। बोलो ठीक है? ये तो बहुत सिंपल दिख रहा है। सिंपली फंक्शन के 4 रूल हैं, जिनमें से 3 रूल तो कांस्टेंट ही है। एक रूल पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस होगा, कांस्टेंट ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस होगा। तो सिर्फ उसी पॉइंट पे चेक करना है जहां जहां पे रूल चेंज हो रहा है। और रूल कहां पे चेंज हो रहा है? तो 1 पे। ओरली चेक कर दो, जब x को 1 के लेफ्ट में देख रहे हैं तो वैल्यू 0 है, 1 के राइट में देखेंगे तो 0 नहीं बनेगा। क्या बनेगा? -1। तो 1 पे ये डिसकॉन्टिन्यूअस है। 2 के लेफ्ट में देखेंगे तो 0 बनेगा, बट 2 के राइट पे -1 है, क्योंकि अगर x 2 से बड़ा हो गया तो 2 पे भी डिसकॉन्टिन्यूअस है। बोलो है या नहीं? तो दैट मीन्स कि इसकी 2 डिसकॉन्टिन्यूटी है। कहाँ कहाँ पे? 1 पे और 2 पे। तो दिस फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूअस एट 2 पॉइंट्स, x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 2। दिस फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूअस एट 2 पॉइंट्स, x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 2। बिल्कुल कुछ लिखने की जरूरत नहीं, वैसे ही दिख रहा है। अगर आप देखोगे ध्यान से तो वैसे ही दिख रहा है कि जब हम 0 से 1 तक आएंगे तो वैल्यू 0 के लेवल पे होगा, यानी 0 से 1 तक जो लेवल है वो 0 है। लेकिन जैसे ही 1 से आगे बढ़ रहे हैं तो फिर ये कहाँ पहुंच गया? -1 पे। 1 से 1 पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? -1 हो जाएगी। तो 1 के लेफ्ट में 0 है, जबकि 1 के राइट में क्या है? -1। देन 2 के लेफ्ट में 0 है, 2 पे भी 0 है, 2 के लेफ्ट में भी 0 है, 2 पे भी 0 है। बट जैसे ही 2 के राइट में जाएंगे तो 2 के राइट में फिर चेंज हो जाएगा, 2 के राइट में फिर से हो जाएगा -1। बोलिए सही है? यानी लेवल बदल जा रहा है 0 एंड -1 के लेवल पे। यानी ग्राफ पे 1 यूनिट का जंप है दोनों जगह पे भी। 1 पे भी 1 यूनिट का जंप है और 2 पे भी 1 यूनिट का जंप है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। कुछ पूछना है? नेक्स्ट, fx इज इक्वल टू
x माइनस 1 इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स स्क्वायर। अगर x 0 से 2 में एंड टू टाइम्स इंटीग्रल पार्ट ऑफ x माइनस 1 4 में 4 पे भी डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। हो गया? देखो फिर से वैसे ही कर लो कि रूल्स को थोड़ा सिंपल बना के लिख लो। ध्यान दोगे पहले वाले रूल में x 0 से 2 तक जा रहा, ध्यान से समझेंगे। x कहां से कहां तक है? 0 से 2 तक। तो एक्चुअल में इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स स्क्वायर है। x 0 से 2 तक है तो एक्स स्क्वायर 0 से 4 तक होगा। हो गई? x की वैल्यू 0 से 2 है तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0 से 4 है, और 0 से 4 है तो बीच में इसको 3 इंटीजर मिलेंगे। इनफैक्ट 0 इंक्लूड करके 4, बीच में 3 इंटीजर मिलेंगे 1, 2 एंड 3, क्योंकि एक्स स्क्वायर कहां से शुरू हो रहा है? 0 से खत्म हो रहा है 4 पे, 4 छोड़कर, तो बीच में इसको 3 इंटीजर मिलेंगे 1, 2 एंड 3। तो जहां जहां पे ये इंटीजर मिलेगा बनेगा उन्हीं पॉइंट से आपको पे कॉन्टिन्यूटी चेक करनी पड़ती है, यानी उन्हीं पॉइंट पे इंटरवल को ब्रेक करके देख लेना पड़ता है। तो ये देख लो 1 कहां पे बनेगा? ऑब्वियसली ये 1 बनेगा जब x की वैल्यू 1 होगी, ये 2 बनेगा जब x की वैल्यू √2 होगी, और ये 3 बनेगा जब x की वैल्यू √3 होगी। तो इन पॉइंट पे इंटरवल ब्रेक करना पड़ेगा, 0 से 1, 1 से √2, √2 से √3 एंड देन √3 से 2, यानी √3 से लेकर 2 तक। बोलो सही है? तो पहला इंटरवल देख लिया जब x 0 से 1 में। अगर x को 0 से 1 में लेंगे तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू भी 0 से 1 में रहेगी, और एक्स स्क्वायर 0 से 1 में होगा तो उसका इंटीग्रल पार्ट 0 हो जाएगा। तो पहला वाला रूल 0 बन गया नहीं? दूसरा रूल क्या लेंगे? जब x 1 से √2 में है। एक्चुअली ये दिमाग में क्यों आया कि √2 पे ब्रेक करना है? आपको देखना है कि ये कहां कहां पे इंटीजर बनेगा। जहां पे अंदर वाली क्वांटिटी इंटीजर बनती है उन्हीं पॉइंट पे चेक करना होता है, सिर्फ बाकी पॉइंट पे ये कॉन्टिन्यूअस होता है। और ये इंटीजर ऑब्वियसली कहां कहां पे बनेगा? 0 से 4 तक ये वैरी कर रहा है, तो ये इंटीजर बीच में 3 इंटीजर आएंगे 1, 2 एंड 3। 1 पे 1 बनेगा, √2 पे ये 2 बनेगा, और √3 पे ये 3 बनेगा। बोलो ठीक है? ये इसलिए ब्रेक करेंगे 1 पे, √2 पे और √3 पे। तो पहला इंटरवल हो गया 0 से 1, 0 से 1 में तो ये 0 हो गया। दूसरा इंटरवल 1 से √2, ये x का लिमिट है, x 1 से √2 है, और जब x 1 से √2 है तो एक्स स्क्वायर जो होगा वो 1 से 2 होगा। 1 से 2 होगा तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 हो गया। तो रूल बन गया x माइनस 1। बोलो सही है? नेक्स्ट क्या है? √2 से √3, √2 से √3 x का लिमिट है, एक्स स्क्वायर 2 से 3 होगा, और एक्स स्क्वायर 2 से 3 होगा तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स स्क्वायर 2 बन जाएगा। तो 2x माइनस 2, एंड देन √3 से 2 तक। x √3 से √2 है तो एक्स स्क्वायर 3 से 4 है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स स्क्वायर 3 बनेगा, तो 3x माइनस 3। देन अब ये हो गया फर्स्ट वाले रूल का 4 पार्ट। जो फर्स्ट वाला रूल है उसी के 4 पार्ट ये हो गए। x को जब 0 से 1 में लेंगे तो चूंकि इंटीग्रल पार्ट 0 हो जाएगा तो पूरा 0। x को 1 से √2 में लेंगे तो ये 1 बनेगा, तो 1 × x माइनस 1। जब √2 से √3 में लेंगे तो ये 2 बनेगा, 2x माइनस 2। और √3 से 2 में लेंगे तो ये 3 बनेगा, 3x। पहला रूल तो खत्म हो गया। अब इस पे आ जाओ, क्योंकि यहाँ भी इंटीग्रल पार्ट है। 2 से 3 में लेंगे तो इंटीग्रल पार्ट 3 बनेगा, 3 से 4 में लेंगे तो इंटीग्रल पार्ट 3 बनेगा,
और जब एग्जैक्टली 4 ले लेंगे तो इंटीग्रल पार्ट 4 बनेगा। बोलो सही है? तो इसके भी रूल ब्रेक करो। 2 से 3 पहला, 2 से 3 में इंटीग्रल पार्ट 2 हो गया, और इंटीग्रल पार्ट 2 हो गया तो वैल्यू हो जाएगी इसकी 3। बोलो सही है? देन 3 से 4 इंटीग्रल पार्ट 3 होगा तो वैल्यू हो जाएगी 5, और एक जब एग्जैक्टली 4 लेंगे तो इंटीग्रल पार्ट 4 वैल्यू होगी 7। तो ये हो गया। यानी एक्चुअल में फंक्शन के 2 रूल थे, उसको हमने ब्रेक करके 7 रूल्स में बना दिया। 4 ये ब्रेक हो गए, 3 ये। बोलो ठीक है ये? और ऐसे कर देने से अब ऑब्वियसली दिखता है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं होती है, ओरली दिखता है। देखो अगर हम 1 के लेफ्ट में देखेंगे तो 0, 1 के राइट में देखेंगे तो भी 0, यानी ये 1 पे कॉन्टिन्यूअस है। 1 पे रूल ब्रेक हुआ है बट स्टिल कॉन्टिन्यूअस है, क्योंकि 1 के लेफ्ट में भी 0 बनेगा, 1 के राइट में भी 0 बनेगा। √2 के लेफ्ट में देखेंगे तो वैल्यू बनेगी √2 - 1, जबकि √2 के राइट में देखेंगे तो वैल्यू बनेगी 2 √2 - 2, दोनों सेम नहीं है, यानी √2 पे ये डिसकॉन्टिन्यूअस है। √3 के लेफ्ट में देखेंगे तो 2 √3 - 2, जबकि राइट में देखेंगे तो 3 √3 - 3, डिसकॉन्टिन्यूअस है। देन 2 के लेफ्ट में देखेंगे तो वैल्यू क्या होगा? 0। यहाँ से देख लो 2 के लेफ्ट में 0, जब 2 के लेफ्ट में देख नीचे वाले 3x - 3, 2 के लेफ्ट में 3x - अच्छा ये ऊपर नीचे लिख दिया मैंने, ये थोड़ा सा मैंने ऊपर देखा। ठीक है, 2 के लेफ्ट में देखेंगे तो ये है, 2 के लेफ्ट में वैल्यू बनेगा 6 - 3 यानी 3। 2 के राइट में देखेंगे तो भी, तो 2 के लेफ्ट में भी 3 है, राइट में भी 3 है, 2 पे ये कॉन्टिन्यूअस है, रूल ब्रेक होने के बावजूद भी कॉन्टिन्यूअस है। देन 3 के लेफ्ट में देखेंगे तो ये वाला रूल है 3 के राइट में 5 है, डिसकॉन्टिन्यूअस। 4 के लेफ्ट में देखेंगे तो 5 है, जबकि 4 पे एग्जैक्टली वैल्यू 7 है, तो 4 पे भी डिसकॉन्टिन्यूअस है। तो डिसकॉन्टिन्यूटी हमें कहाँ कहाँ पे मिला? डिसकॉन्टिन्यूटी कितनी पॉइंट पे मिल गया देख लो। 1 पे तो ये कॉन्टिन्यूअस है, ठीक। √2 पे डिसकॉन्टिन्यूअस है, √3 पे डिसकॉन्टिन्यूअस है, 2 पे कॉन्टिन्यूअस है। तो एक्चुअली इसकी डिसकॉन्टिन्यूटी कहाँ कहाँ पे आ रही है? √2 पे, √3 पे, 3 पे एंड 4 पे। तो लिख लो दिस फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूअस एट 4 पॉइंट्स। दिस फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूअस एट 4 पॉइंट्स। कौन कौन से 4 पॉइंट हो गए? x इज इक्वल टू √2, √3, 3 एंड 4। 4 डिसकॉन्टिन्यूटी है इसकी, √2, √3, 3 एंड 4। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू 0 to 4 एक्सेप्ट दीज 4 पॉइंट्स। उल्टा भी लिख सकते हैं कि थ्रू आउट कॉन्टिन्यूअस है इन 4 को छोड़कर। बोलिए ठीक है ये? नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ बोल लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, if x is equal to integral part of x cube x 0 से 2 में find the number of points of discontinuity of this function। देखो ये सीधा आप ग्राफ से देख लेते तो वैसे ही दिख जाता है। अगर आप y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ ड्रॉ करते और बहुत दूर तो ड्रॉ करना नहीं है, सिर्फ 0 से 2 तक ही ड्रॉ करना है। तो 0 पे इसकी वैल्यू 0 होगी एक्स क्यूब की, तो ऑब्वियस है। और 2 पे इसकी वैल्यू 8 होगी, और ऑब्वियसली लगातार इंक्रीज करेगा, जैसे जैसे एक्स को बड़ा करोगे वैल्यू बड़ा होता रहेगा। तो ये 0 से शुरू होगा ग्राफ और ऐसे इंक्रीज करता हुआ 8 तक चला जाएगा। कौन सा लेवल है ये? 8 का लेवल है। दिस पॉइंट इज 2, 8। बोलो ठीक है ये? तो 0 के लेवल से शुरू है और 8 के लेवल पे खत्म हुआ है। ये ध्यान रहे
एफ एक्स का ग्राफ नहीं है, आपका जो फंक्शन है वो इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स क्यूब है। आपने इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स क्यूब का ग्राफ नहीं ड्रॉ किया है, सिर्फ एक्स क्यूब का ग्राफ ड्रॉ किया है। वो ये देखने के लिए कि इसके रेंज में इंटीजर कौन कौन से आएंगे। तो ये ऑब्वियसली दिख रहा है कि ये 0 के लेवल से शुरू हुआ और 8 के लेवल पे खत्म हुआ। तो इस बीच में आपको 7 इंटीजर मिलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। इसके रेंज में 7 इंटीजर्स होंगे या नहीं? तो इसके रेंज में ऐसे 7 इंटीजर्स मिलेंगे, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। क्योंकि कॉन्टिन्यूटी तो हमें इंटीग्रल पार्ट की उसी पॉइंट पे चेक करना होता है जहां पे ये इंटीजर बनता है। तो सिर्फ इंटीजर वाले देख लियो कि इंटीजर कहां कहां पे बन रहा है। तो 1 बनेगा, ये ध्यान से देखोगे 1 बनेगा इस वाले पॉइंट पे। एक यहाँ पे देखनी है कॉन्टिन्यूटी, फिर ऐसे यहाँ देखनी है। तो ये वाले पॉइंट्स पे ही आपको कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। बोलो सही है? तो बोल भी दो। तो इन्हीं पॉइंट्स पे कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जो 8 पॉइंट्स है जहां पे ये इंटीजर बन रहा है। बोलो सही है? ये तो बोल भी दो। बल्कि 0 को भी इंक्लूड कर लें तो 9 पॉइंट्स। ठीक, अब देखो सारे इंटीजर वाले पॉइंट पे देखते हैं। जैसे 0 पे चेक करेंगे तो 0 पे ओरिजिनल वैल्यू 0 होगी। अगर 0 से थोड़ा राइट हटेंगे तो ग्राफ 0 के थोड़ा ऊपर चला जाएगा, बट इंटीग्रल पार्ट तो 0, चूंकि आपका फंक्शन एक्चुअली ये नहीं है, फिर से बोल रहा हूँ, आपका फंक्शन ये है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स क्यूब है। तो 0 पे एक्स क्यूब की वैल्यू 0 है। 0 से थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो 0 से ऊपर जाएगा, बट इंटीग्रल पार्ट तो 0 पे ही आएगा। तो 0 पे ये कॉन्टिन्यूअस है। लेकिन बाकी आगे वाले सारे पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है, क्योंकि 1 पे इसकी वैल्यू क्या बनेगी 1। लेकिन जैसे ही इस वाले पॉइंट से थोड़ा लेफ्ट हटेंगे, इस वाले पॉइंट से थोड़ा सा लेफ्ट हटेंगे तो ग्राफ 1 के नीचे आ जाएगा, और 1 के नीचे आ जाएगा तो इंटीग्रल पार्ट क्या बनेगा 0। इस पॉइंट पे इंटीग्रल पार्ट की वैल्यू 2 है, लेकिन इस पॉइंट से नीचे आएंगे तो इंटीग्रल पार्ट की वैल्यू 1 हो जाएगी, क्योंकि नीचे वाले इंटीजर पे आ जाएगा। इस पॉइंट पे इंटीग्रल पार्ट 3 है, लेफ्ट आएंगे तो 3 से नीचे हो जाएगा, यानी इंटीग्रल पार्ट नीचे वाले इंटीजर पे आ जाएगा। तो ये सारे डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट्स हैं, यानी टोटल कितने डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट्स हैं इसके 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। ध्यान दें ये y कोऑर्डिनेट है, x कोऑर्डिनेट ये मिलेंगे जो यहाँ मिलेंगे। जैसे इसकी वैल्यू 1 पे बनेगी, इसकी वैल्यू 2 कहाँ पे बनेगी क्यूब रूट ऑफ 2 पे, 3 कहाँ पे बनेगा क्यूब रूट ऑफ 3 पे। तो एक्चुअली इसके जो डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट्स होंगे वो ये वाले पॉइंट्स होंगे, 1 क्यूब रूट ऑफ 2 क्यूब रूट ऑफ 3 क्यूब रूट ऑफ 4। समझ में आ रही बात? तो लिख लो दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट 8 पॉइंट्स। कहां जाना है? दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट 8 पॉइंट्स। वैसे पॉइंट्स मैंने बताने को नहीं कहा, लेकिन अगर इन केस बताने को कहूं तो कौन से 8 पॉइंट्स हो गए? क्यूब रूट ऑफ 1, क्यूब रूट ऑफ 2, क्यूब रूट ऑफ 3, क्यूब रूट ऑफ 4, ऐसे क्यूब रूट ऑफ 8 तक। क्यूब रूट ऑफ 8 का मतलब हो गया 2। ये यहाँ पे ये 1 है, क्यूब रूट ऑफ 1, ये क्यूब रूट ऑफ 2 है, क्यूब रूट ऑफ 3 है, क्यूब रूट ऑफ 4 है। ठीक है नहीं? वैसे भी चूंकि ग्राफ लगातार ऊपर बढ़ रहा, तो जहां जहां पे भी इंटीजर बनेगा उन सारे पॉइंट पे ये डिसकंटिन्यूअस होगा। साफ दिख रहा है कि जहां पे 1 बन रहा है वहां पे ओरिजिनल वैल्यू 1 आएगी इंटीग्रल पार्ट की, लेकिन जैसे ही इस पॉइंट के लेफ्ट में हटेंगे तो ग्राफ 1 के नीचे हो जाएगा, और 1 के नीचे हो जाएगा तो इंटीग्रल पार्ट 0 बन जाएगा। तो सारे ही डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट, फाइंड द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी of the function fx is equal to integral part of 2 sin x एक पाई में। इस बार मैंने पॉइंट्स भी पूछा है कि कौन कौन से डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट होंगे, यानी देखोगे पहले आप वैसे ही 2 sin x का अगर ग्राफ ड्रॉ करो, y इज इक्वल टू 2 sin x, और बहुत दूर तो देखना नहीं है, सिर्फ 0 से पाई तक ही देखना है। तो 0 से पाई में जैसा ग्राफ आप sin x का ड्रॉ करते हो वही 2 sin x का भी ग्राफ होगा, सिर्फ मैक्सिमम वैल्यू
2 तक चली जाएगी, बाकी कोई चेंज नहीं होना ग्राफ में। साइन एक्स का ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं? 0 से पाई तक ऊपर होता है, ये होता है ना, 0 से पाई बाई 2 पर जाता है, पाई बाई 2 से पाई में नीचे, तो वही ग्राफ ड्रॉ कर दो। ये इसका ग्राफ हो गया, 0 से पाई से ऊपर जाएगा एंड देन डिक्रीज करके नीचे आ जाएगा। सिर्फ फर्क ये है कि पीक थोड़ा ऊपर हो गया, कहां तक जाएगा? ये 2 के लेवल तक जाएगा, तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है ये 2 बन रही है। 2 कहां पे बनेगा? ये पाई बाई 2 पे बनेगा नहीं? तो इस बीच में इसको एक ही तो इंटीजर मिलेगा, एक तो 2 बन रहा है पाई बाई 2 और एक यहीं पे 1 बनेगा, ठीक है ना? तो बीच में एक ही इंटीजर मिलेगा इसको, और कौन सा इंटीजर मिलेगा? 1। तो ये इस पॉइंट पे 1 बन रहा है, तो 1 कहाँ पे बनेगा? 1 के क्रॉसपोंडिंग 2 पॉइंट आएंगे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, यही आएंगे ना? 1 2 बार बनेगा, ये इस वाले पॉइंट पे भी 1 होगा और इस वाले पॉइंट पे भी 1। तो ऑब्वियसली 2 sin x 1 कब होगा? जब sin x की वैल्यू हाफ होगी। अगर sin x हाफ होगा तो 2 sin x 1 हो जाएगा। और sin x हाफ कहाँ पे बनता है? तो 30 डिग्री पे, यानी पाई बाई 6 पे, और एक पाई माइनस पाई बाई 6 पे, यानी 5 पाई बाई 6 पे। तो ये पाई बाई 6 है और ये 5 पाई बाई 6। तो बस यही 3 इसके डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट है, ये जहाँ पे इंटीजर बन रहा है। क्योंकि होगा क्या कि जैसे हम पाई बाई 6 पे जब चेक करेंगे तो पाई बाई 6 पे इसकी वैल्यू क्या बन रही है? 1 बन रही है। आपका फंक्शन ध्यान रखिए, ये नहीं है आपका फंक्शन, इंटीग्रल पार्ट वाला है। ये तो सिर्फ हम रेफरेंस ग्राफ लेते हैं कि इंटीजर कहाँ कहाँ पे बनेगा, ठीक है? तो आपका जो फंक्शन है वो ये है। जब हम इसमें x को पाई बाई 6 लेंगे तो ये 1 बनेगा, आप रख के देख लो, ठीक है? लेकिन जैसे ही x को पाई बाई 6 से थोड़ा लेफ्ट में लेंगे तो ये 1 से नीचे आ जाएगा, और जब ये 1 से नीचे आ गया तो इंटीग्रल पार्ट हो जाएगा 0। तो पाई बाई 6 पे इसकी ओरिजिनल वैल्यू 1 है, बट पाई बाई 6 के लेफ्ट में लिमिट 0 है, तो इसलिए पाई बाई 6 पे ये डिसकंटिन्यूअस है। जब हम पाई बाई 2 लेंगे तो इसकी वैल्यू 2 होगी, वैसे ही दिख रहा है, x को पाई बाई 2 रखेंगे तो ये 2 बनेगा। लेकिन जैसे ही पाई बाई 2 के राइट में जाएंगे या लेफ्ट में जाएंगे, किसी भी साइड, उधर जाएं या इधर जाएं, तो ये 2 के नीचे आ जाएगा, और 2 से नीचे आ जाएगा तो इंटीग्रल पार्ट 1 बनेगा। तो पाई बाई 2 पे इसकी ओरिजिनल वैल्यू 1 है, बट लिमिटिंग वैल्यू, सॉरी, ओरिजिनल वैल्यू 2 है, पाई बाई 2 पे इसकी वैल्यू 2 बन गई। पाई बाई 2 पे ये 2 बनेगा, बट पाई बाई 2 के लेफ्ट में जाओगे या राइट में जाओगे तो लिमिट मिलेगा 1, यानी पाई बाई 2 पे भी डिसकंटिन्यूअस है। नेक्स्ट कहाँ पे? 5 पाई बाई 6 पे, फिर वही बात, 5 पाई बाई 6 पे तो ये 1 बन रहा है इसकी वैल्यू, लेकिन जैसे ही 5 पाई बाई 6 से आगे बढ़ेंगे राइट की तरफ तो 1 से नीचे आ जाएगा, यानी इंटीग्रल पार्ट हो जाएगा 0। तो इसके 3 डिसकंटिन्यूटी है, कौन कौन सी? पाई बाई 6, पाई बाई 2 एंड 5 पाई बाई 6। तो लिख दो, दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट 3 पॉइंट्स। दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट 3 पॉइंट्स, x is equal to पाई बाई 6, पाई बाई 2 एंड 5 पाई बाई 6। x is equal to पाई बाई 6, पाई बाई 2 एंड 5 पाई बाई 6। क्या हो गया करण, कुछ पूछना है? x is equal to a tan inverse वन ओवर एक्स माइनस 4। ये है जब x 0 से 4 में, पाई बाई 4, ये है जब x 4 है। e tan इनवर्स 2 ओवर एक्स माइनस, ये है जब x 4 से 6 में। c साइन इनवर्स 7 माइनस x प्लस a पाई बाई, ये है जब x 6 से 7 है, बल्कि 6 से 8 का।
Find the values of a, b and c. If fx is a continuous function, fx continuous function है मीन्स इसकी कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं है। तो अगर इसकी कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं है तो ए बी सी क्या है? देखो आपसे कहा गया कि ये फंक्शन थ्रू आउट कॉन्टिन्यूअस है, कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं है, ध्यान से समझो। तो इसका मतलब है कि जहां जहां रूल चेंज हो रही है उन पॉइंट पे भी कॉन्टिन्यूअस है। तो 4 पे लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट और ओरिजिनल वैल्यू सेम होना चाहिए। ऐसे 6 पे लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट सेम होना चाहिए क्योंकि थ्रू आउट कॉन्टिन्यूअस है। तो पहले 4 पे चेक करते हैं। 4 पे पहले मैं लेफ्ट वाली लिमिट देख रहा हूँ, लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू 4 माइनस एक्स, लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू 4 माइनस। 4 माइनस का मतलब है कि x 4 से कम है और x 4 से कम है तो फंक्शन कौन सा है? a tan इनवर्स 1/x माइनस। जब आप x को 4 रखोगे तो इसकी डिनोमिनेटर 0 बनेगी। 1/x माइनस 4 में डिनोमिनेटर 0 होगा। मीन्स व्हेन x इज अप्रोचिंग टू 4 डिनोमिनेटर इज अप्रोचिंग टू 0। लेकिन x 4 से कम है तो डिनोमिनेटर 0 को अप्रोचिंग तो होगा बट 0 से कम होगा यानी नेगेटिव होगा। तो एक्चुअल में ये 1/0 माइनस है। 1/0 माइनस की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी होगी। तो ये a tan इनवर्स माइनस इन्फिनिटी है क्योंकि x 4 से कम है तो डिनोमिनेटर नेगेटिव होगा। तो 1/0 प्लस इन्फिनिटी है जबकि 1/0 माइनस माइनस इन्फिनिटी है। tan इनवर्स इन्फिनिटी होती है π/2 बट tan इनवर्स माइनस इन्फिनिटी होता है माइनस π/2। तो ये इसकी लेफ्ट लिमिट है। लेफ्ट लिमिट है माइनस a π/2। अब राइट लिमिट चेक करते हैं। लिमिट x अप्रोचिंग टू 4 प्लस fx, 4 के राइट में। लिमिट x अप्रोचिंग टू 4 प्लस 4 के राइट में जो फंक्शन है ये है b tan इनवर्स 2/x माइनस। अगेन जब x 4 को अप्रोचिंग है तो इसकी डिनोमिनेटर 0 है। 2/x माइनस 4 में डिनोमिनेटर 0 है बट इस बार x 4 प्लस है तो डिनोमिनेटर 0 प्लस है और 2/0 प्लस को लिखोगे इन्फिनिटी। तो ये b tan इनवर्स इन्फिनिटी है। tan इनवर्स इन्फिनिटी π/2 तो ये b π/2 और ये तो गिवन था कि 4 पे ओरिजिनल वैल्यू π/4। तो चूंकि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो 4 के लेफ्ट वाली लिमिट यानी a इंटू माइनस π/2, राइट वाली लिमिट b π/2 और 4 पे ओरिजिनल वैल्यू जो π/4 है, ये तीनों सेम होनी चाहिए। तो यहाँ से a की वैल्यू है -12, b की वैल्यू है +12। a एंड b तो निकल गए, a -12 b +12। ठीक, अब देखते हैं तो C क्या होगा। तो C के लिए 6 पे चेक कर लें। 6 पे लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट सेम होनी चाहिए। तो अगर हम 6 पे ओरिजिनल वैल्यू ही चेक कर लें f(6), 6 पे जो रूल काम करेगा ऊपर वाला b tan इनवर्स 2x माइनस 4। तो अगर इसमें 6 रखेंगे तो b tan इनवर्स 1 होगा यानी b इंटू π/4 और b ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं हाफ। तो हाफ रखेंगे तो ये बन जाएगा π/8। तो f(6) हो गया π/8। जबकि 6 के राइट में अगर हम चेक करें लिमिट x अप्रोचिंग टू 6 प्लस fx, सिक्स के राइट में जो फंक्शन है ये है c साइन इनवर्स 7 माइनस एक्स प्लस a π/3। x जब 6 को अप्रोच करेंगे तो देखो ये साइन इनवर्स 1 होगी। x को 6 रखने पे साइन इनवर्स 1 आएगा। तो ये हो गया c
साइन इनवर्स वन की वैल्यू पाई बाई टू, ए ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं कितनी, माइनस हाफ, तो अगर ए को माइनस हाफ रख देंगे तो ये माइनस पाई बाई सिक्स, तो ये 6 पे राइट लिमिट है, सी पाई बाई टू माइनस पाई बाई सिक्स। अब चूंकि फंक्शन 6 पे भी कॉन्टिन्यूस है तो सी पे राइट लिमिट आया सी पाई बाई टू माइनस पाई बाई पाई बाई सिक्स, और सी पे ओरिजिनल वैल्यू है पाई बाई 8, ये दोनों सेम होनी चाहिए, राइट लिमिट पाई तो कैंसिल हो गया, तो सी की जो वैल्यू आ जा रही है यहाँ से, ये आ जा रही है 1/4 प्लस 1/3 यानी 7/2, तो सी की वैल्यू होगी 7/2। नेक्स्ट क्वेश्चन, a function f satisfies the condition f of x plus y is equal to fx plus fy for all x y belonging. A function f satisfies the condition f of x plus y is equal to fx plus fy for all x y belonging. इसके बाद देखो if fx is continuous at x is equal to 1, if fx is continuous at x is equal to 1, then prove that it is continuous for all x belonging to R. क्वेश्चन क्या है कि अगर फंक्शन 1 पे कॉन्टिन्यूअस है, यानी ये गिवन है कि 1 पे कॉन्टिन्यूअस है, अगर 1 पे कॉन्टिन्यूअस है तो फिर इसकी कोई डिसकॉन्टिन्यूटी नहीं है, या ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस हो, अगर 1 पे कॉन्टिन्यूअस है तो फिर ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस है, ये प्रूव करो। of x plus y is equal to fx plus fy for all x y belonging, तो आपसे कहा गया कि फंक्शन जो है ये 1 पे अगर कॉन्टिन्यूअस है तो ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस होगा। तो क्या गिवन है आपको कि fx कॉन्टिन्यूअस है 1, सिंस fx इज ये गिवन है कि 1 पे कॉन्टिन्यूअस है, मींस 1 पे लिमिटिंग वैल्यू और ओरिजिनल वैल्यू सेम होना चाहिए। तो यानी आपको ये गिवन है कि लिमिट x अप्रोचिंग टू 1 fx, ये f1 है। ये तो गिवन था कि फंक्शन 1 पे कॉन्टिन्यूअस है, तो 1 पे लिमिटिंग वैल्यू यानी लिमिट x अप्रोचिंग टू 1 fx एंड f1 दोनों सेम चीज है। अब आपको प्रूफ करना है कि ये फंक्शन ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस है, इसकी कोई डिसकॉन्टिन्यूटी नहीं। तो हम कोई भी एक जनरल पॉइंट चूज कर लेते हैं, सपोज x इज इक्वल टू a इज एनी रियल नंबर, और हम दिखा देंगे कि a पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, a चाहे कोई भी रियल नंबर। तो देखो सपोज x इज इक्वल टू a इज एनी रियल नंबर, सपोज x इज इक्वल टू a इज एनी रियल नंबर। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि a पे लिमिट चेक कर रहे हैं, लिमिट x अप्रोचिंग टू a fx,
और अगर हम ये प्रूफ कर दें कि लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू ए एफ एक्स एफ ऑफ ए के इक्वल है, तो फिर फंक्शन ए पे कॉन्टिन्यूअस है, देयर इज एनी रियल नंबर, यानी हम कोई भी रियल नंबर लेंगे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा। तो अब हमारा काम यह है कि हम इसको एफ ऑफ ए के इक्वल दिखा दें, यानी लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू ए एफ एक्स को एफ ऑफ ए प्रूफ करते हैं। अब कैसे प्रूफ करेंगे इसको एफ ऑफ ए के इक्वल? तो अब हमारे पास दो इंफॉर्मेशन है, एक तो जो ऊपर कंडीशन गिवन है कि एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इन प्लस एफ वाई, एक वो गिवन है, और दूसरा वन पे यह लिमिट गिवन है कि लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू वन एफ एक्स क्या है, एफ वन है। तो मैं क्या करूंगा कि ये जो लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू ए एफ एक्स है, इसको भी मैं अप्रोचिंग टू वन में ही कन्वर्ट कर देता हूँ, क्योंकि वन पे मुझे लिमिट पता है कि वन पे लिमिटिंग वैल्यू और ओरिजिनल वैल्यू मालूम है, सेम है। तो चूंकि वन पे लिमिटिंग वैल्यू और ओरिजिनल वैल्यू सेम है, तो मैं इस लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू ए को अप्रोचिंग टू वन में कन्वर्ट कर दूंगा। कैसे कन्वर्ट कर दूंगा, ध्यान से सुन लीजिए। मैं क्या करना चाहता हूं, इधर देखिए, मैं एक्स अप्रोचिंग टू ए की जगह पे अप्रोचिंग टू वन लाना चाहता हूं। तो मैंने सपोज कर लिया कि जो एक्स है, ध्यान दोगे, ये सपोज मैंने कर लिया कि एच प्लस के। जब एक्स ए को अप्रोच कर रही है, तो हम ये चाहते हैं कि एच अप्रोचिंग टू वन हो जाए। दैट मीन्स कि हम ये चाहते हैं कि जब इधर देखो, इधर जब एक्स अप्रोचिंग टू ए है, यानी जब एक्स की वैल्यू ए है, तो एच की वैल्यू क्या होनी चाहिए, वन होनी चाहिए। यही है ना, जब एक्स अप्रोचिंग, मैं एक्चुअली एक्स अप्रोचिंग टू ए को एच अप्रोचिंग टू वन में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। एक्स अप्रोचिंग ए से मैं एच अप्रोचिंग वन में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, यानी जब एक्स की वैल्यू ए होगी तो एच की वैल्यू वन होगी। तो एक्चुअल में के की वैल्यू क्या होगी, बोलो तो? के की वैल्यू हो गई ए माइनस वन। दैट मीन्स मुझे एक्स की जगह पे क्या लेना पड़ेगा, बोलो? एक्स की जगह पे लेना पड़ेगा एच प्लस ए माइनस। तो देखो, अगर आप इसमें देखो कि अगर आप इसमें एक्स की जगह पे ए रखोगे तो एच की वैल्यू वन आएगी। लास्ट वाली लाइन में अगर आप एक्स को ए रख के देखो, तो अगर एक्स को ए रखोगे तो एच वन आएगा, आएगा ही नहीं। तो हम क्या कर रहे हैं, इसमें एक्स की जगह पे रख दे रहे हैं, यही क्या रख दे रहे हैं, एक्स की जगह पे एच प्लस ए माइनस वन। तो लिमिट हो जाएगी एच अप्रोचिंग टू वन, एक्स की जगह पे रख दिया एच प्लस ए माइनस। बोलो सही है? आप यहां पे लिख देंगे, आपने क्या किया है, ये लिख देंगे कि आपने एक्स को लिखा है एच प्लस ए माइनस, पुट एक्स इज इक्वल टू एच प्लस ए माइनस में, ये लिख देंगे ये वाली लाइन, x इज इक्वल टू एच प्लस ए माइनस। एक्स की जगह पे आपने रख दिया h प्लस ए माइनस वन। तो बड़ी क्लियर सी बात है कि जब x की वैल्यू a होगी तो h की वैल्यू 2, h की वैल्यू 1। ठीक, अब देखो ये क्या होगा, लिमिट h अप्रोचिंग टू 1, ध्यान से देखिए। अब मैं कह देता हूं कि ये f ऑफ x प्लस वाई है, ये x और ये y, इसको क्या बोल दिया, f ऑफ x प्लस वाई। h को x बोल दो, a माइनस वन को y बोल दो, तो ये हो गई f ऑफ x प्लस वाई। और गिवन कंडीशन से f ऑफ x प्लस वाई को हम अलग अलग क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स प्लस एफ वाई। तो इसको क्या लिख सकते हैं, एफ एच प्लस एफ ए माइनस वन। बोलो, लिख सकते हैं? बोल दो। ठीक, एफ ऑफ ए माइनस वन में तो एच है ही नहीं, वो तो कांस्टेंट है। तो सिर्फ अब आपको वो देखना रह गया, लिमिट एच अप्रोचिंग टू वन एफ एच। तो अब क्या रह गया, ये लिमिट, अब ये रह गया लिमिट एच अप्रोचिंग टू वन एफ एच प्लस एफ ऑफ ए। ये तो कांस्टेंट है, ये तो एज इट इज रह जाएगा एफ ऑफ ए माइनस, इसमें तो एच है ही नहीं है। बोलिए सही है? और ये हमें पता है कि फंक्शन वन पे कॉन्टिन्यूअस है, ये तो गिवन था। तो वन पे कॉन्टिन्यूअस है तो वन पे लिमिटिंग वैल्यू और ओरिजिनल वैल्यू सेम होगी, यानी लिमिट एच अप्रोचिंग टू वन एफ एच को हम एफ वन लिख सकते हैं, क्योंकि गिवन है वन पे कॉन्टिन्यूअस है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, एफ वन प्लस एफ ए माइनस वन। सिंस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू वन, तो लिमिट एच अप्रोचिंग टू वन एफ एच को एफ वन लिख सकते हैं। और अब फिर से इसको उल्टा पढ़ लें, इसको पढ़ लें एफ एक्स प्लस एफ वाई। इसको क्या पढ़ लिया, एफ एक्स प्लस एफ वाई। तो एफ एक्स प्लस एफ वाई को हम एक साथ क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई गिवन थी, तो इसे लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, यानी वन प्लस ए माइनस। एफ एक्स प्लस एफ वाई को वापस लिख दिया एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। तो देखो वन खत्म हो गई, क्या आ गया, एफ ए आ गया।
तो हम लेकर चले थे लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू ए एफ एक्स आ गई एफ ऑफ ए के ऊपर, यानी ये फंक्शन ए पे कॉन्टिन्यूअस है। तो देयरफॉर एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू ए, देयर इज एनी रियल नंबर, देयरफॉर एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू ए, देयर इज एनी रियल नंबर। और यही प्रूफ करना था कि सारे रियल नंबर पे कॉन्टिन्यूअस होगी, हम कोई भी रियल नंबर लें फंक्शन कॉन्टिन्यूअस। एक सिमिलर क्वेश्चन और करा देता हूं ताकि आप कर पाओ। इससे देखिए क्वेश्चन, द फंक्शन एफ satisfies the condition, a function f satisfies the condition f of x plus y is equal to fx into fy for all x y। इस बार मैं करूं कि f of x plus y जो है वो fx into fy प्रोडक्ट है फॉर ऑल x y लॉन्ग। आगे लिखो, if the function fx is continuous at x is equal to 3, is continuous at x is equal to 3, then prove that it is always continuous। सेम वही क्वेश्चन है कि अगर 3 पे कॉन्टिन्यूअस है तो प्रूफ कीजिए कि ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस है। हो गया? तो इस बार गिवन था कि फंक्शन 3 पे कॉन्टिन्यूअस है, तो आप लिखेंगे सिंस fx is continuous at x is equal to 3, तो 3 पे अगर मैं लिमिट लूंगा, लिमिट x अप्रोचिंग टू 3f, तो ये f ऑफ 3 ये 3 पे कॉन्टिन्यूअस है, तो 3 पे लिमिटिंग वैल्यू और ओरिजिनल वैल्यू सेम। अब मुझे दिखाना है कि ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस है, तो वैसे ही कर दिया। सपोज x इज इक्वल टू a इज एनी रियल नंबर, a पे कॉन्टिन्यूअस दिखाना है, तो अगर मैं a पे लिमिट लूंगा, लिमिट x अप्रोचिंग टू a f x, तो अगर मैं a पे लिमिट लूंगा, लिमिट x अप्रोचिंग टू a f x, a इज एनी रियल नंबर, फिर वैसे ही चूंकि 3 पे हमें पता है कॉन्टिन्यूटी, यानी 3 पे पता है कि लिमिटिंग वैल्यू और ओरिजिनल वैल्यू सेम है, तो मैं इस लिमिट को 3 पे बदल दे रहा हूं। तो वैसे ही मैंने इसमें क्या किया, लिख दिया लिमिट h अप्रोचिंग टू 3 और x की जगह पे वैसे ही लिख दिया, क्या क्या x की जगह पे हमने पिछली बार रखा था h प्लस a माइनस 1, तो यहाँ पे क्या रख देंगे h प्लस a माइनस 3, बोल हो जाएगी। आपने क्या किया, x की जगह पे रख दिया h प्लस a माइनस 3। देख लो, जब x अप्रोचिंग टू a होगा तो h अप्रोचिंग टू 3 होगा। अगर आप इसमें इस कंडीशन में जो मैंने लिखा x इज इक्वल टू h प्लस a माइनस 3, अगर आप x की जगह पे a रखोगे तो h की वैल्यू 3 आ जाएगी। और अब इसे मैंने कह दिया कि ये f ऑफ x प्लस y है, इसको बोल दिया h को बोल दिया x और इसको बोल दिया y, ये x h को x बोल दो, a माइनस 3 को y बोल दो, तो ये हो गई f ऑफ x प्लस y, h को x बोल रहे, a माइनस 3 को y बोल रहे, तो क्या लिखोगे इसे, गिवन कंडीशन से fx इंटू fy, तो इसे लिखोगे fh इंटू fa माइनस 3, f ऑफ x प्लस y fx इंटू a। और चूंकि ये गिवन है कि फंक्शन 3 पे कॉन्टिन्यूअस है, तो 3 पे लिमिटिंग वैल्यू और ओरिजिनल वैल्यू सेम है, यानी लिमिट h अप्रोचिंग टू 3fh को आप f3 लिख सकते हो, तो इसे लिख सकते हैं f3 इंटू f ऑफ a माइनस, लिमिट h अप्रोचिंग टू 3fh को आप f3 लिख सकते हो क्योंकि फंक्शन 3 पे कॉन्टिन्यूअस है। और अब इसे वापस फिर से पढ़ लो, fx इंटू fy, पहले वाले को fx पढ़ लो, दूसरे वाले को fy पढ़ लो, तो fx इंटू fy को हम क्या लिख सकते हैं, f ऑफ x प्लस y, यानी 3 प्लस a माइनस 3, तो देखो ये f ऑफ a के ऊपर। Therefore function is continuous at x is equal to a, where a is any real number. Function is continuous at x is equal to a, where a is any real.
ठीक है, कोई डाउट पूछना है किसी को? भाग रहा है, मैं पूछ रहा हूँ डाउट पूछना है तो भागने लगा। कौन सी केस का लिमिट्स का लॉ क्या है? डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन fx is equal to limit n approaching to infinity sin pi x by 2 raised to 2। फंक्शन fx की कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करनी है। पहले तो आप फंक्शन fx फाइंड करेंगे, फंक्शन fx होगी क्या, पहले उसके बाद उसकी कॉन्टिन्यूटी फाइंड चेक करेंगे। और फंक्शन fx फाइंड करने का मतलब ये है कि आपको पहले ये लिमिट फाइंड करना है। ये जो लिमिट निकल कर आएगी यही होगा फंक्शन fx। तो पहले तो आप ये लिमिट फाइंड करेंगे। ये लिमिट क्या होगा, जो लिमिट की वैल्यू आएगी वो फंक्शन fx है, एंड देन fx की कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करेंगे। चलो देखो, तो पहले तो मैं ये लिमिट फाइंड करता हूँ। आप भूल जाइए फंक्शन, भूल जाइए कॉन्टिन्यूटी, आप समझिए कि आपको ये लिमिट फाइंड करना, फाइंड दिस लिमिट, लिमिट का प्रॉब्लम। तो पहले मैं लिमिट फाइंड करता हूँ कि ये लिमिट होगी क्या। ध्यान रहे कि जब आप लिमिट फाइंड कर रहे हैं तो लिमिट में n वेरिएबल है, n अप्रोचिंग टू इंफिनिटी, यानी जब आप लिमिट फाइंड कर रहे होगे तो n वेरिएबल है, x फिक्स है, n इंफिनिटी को जा रही है, x अपनी जगह पे फिक्स है, तो लिमिट क्या होगा। और ये आपको कई बार बताया जा चुका है, बार बार बोलता हूँ, फिर से बोल रहा हूँ कि अगर ऐसा हो लिमिट x अप्रोचिंग टू इंफिनिटी a रेज टू x, अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, पावर इंफिनिटी को जा रही हो, बेस फिक्स है, तो अगर बेस 1 से ज्यादा हो तो ये लिमिट होती है इंफिनिटी, बेस 1 से कम हो यानी 0 और 1 के बीच में हो तो लिमिट होता है 0, और अगर बेस एग्जैक्टली 1 हो गया तो ये होता है 1। तीन पॉसिबिलिटी होती है, इसकी लिमिट होती है इंफिनिटी, 0 या 1। इंफिनिटी कब होता है, जब बेस 1 से ज्यादा है। 0 कब होता है, जब बेस 0 और 1 के बीच में, और 1 होता है जब बेस एग्जैक्टली 1। अगर कभी भी पावर इंफिनिटी को जा रही हो, बेस कांस्टेंट हो, तो आप बेस देखिए कि 1 से ज्यादा है या 1 से कम है या 1 है। अब मैं इस लिमिट को फाइंड करना चाहता हूं, तो इस लिमिट को मैं ऐसे लिख सकता हूं, लिमिट n अप्रोचिंग टू इंफिनिटी साइन स्क्वायर पाई एक्स बाई 2 होल रेज टू, ऐसे तो लिख ही सकते हैं, साइन स्क्वायर पाई एक्स बाई 2 होल रेज टू। जो बेस है यहाँ पे वो साइन स्क्वायर थीटा है, और साइन स्क्वायर थीटा 1 से ज्यादा तो हो नहीं सकता, तो दो ही पॉसिबिलिटी है कि बेस या तो 1 होगी या 1 से ज्यादा होगी, सॉरी 1 से कम होगी, 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। अगर बेस एग्जैक्टली 1 होगी तब तो ये लिमिट 1 होगी, और अगर बेस 1 से कम है तो फिर ये लिमिट 0 है। तो इसकी दो पॉसिबिलिटी है कि ये लिमिट होगा 0 या 1, दो ही पॉसिबिलिटी है। क्यों? क्योंकि बेस 1 से ज्यादा हो ही नहीं सकता, बेस या तो 1 है या 1 से कम है। अगर बेस एग्जैक्टली 1 है यानी साइन स्क्वायर पाई एक्स बाई 2 अगर एग्जैक्टली 1 है तो लिमिट होगा 1, और अगर बेस 1 नहीं है, अगर बेस 1 नहीं है तो लिमिट होगा 0। तो दो पॉसिबिलिटी हो गई, साइन स्क्वायर पाई एक्स बाई 2 1, साइन स्क्वायर पाई एक्स बाई 2 नॉट इक्वल टू 1। अगर बेस को एग्जैक्टली 1 कर देंगे तो लिमिट 1 हो जाएगा। अगर बेस 1 नहीं है, 1 नहीं है मतलब 1 से कम है, तो लिमिट हो जाएगा 0। अब देखें कि ये जो साइन स्क्वायर पाई एक्स बाई 2 है ये 1 कब होगा। साइन स्क्वायर पाई एक्स बाई 2 1 सॉल्व कीजिए। तो अब अगर मैं साइन स्क्वायर पाई एक्स बाई 2 को सॉल्व करूं 1 के साथ, यानी ये सॉल्व कर रहा हूं, साइन स्क्वायर पाई एक्स बाई 2 इज इक्वल टू, एक तरफ ले जाएंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा कॉस स्क्वायर पाई एक्स बाई 2, बोलो हो जाएगा नहीं, एक तरफ लेके चले, और कॉस स्क्वायर पाई एक्स बाई 2 0 है तो कॉस पाई एक्स बाई 2 0, और कॉस थीटा 0 हो तो थीटा की जनरल वैल्यू होती है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 यानी 2m प्लस 1 पाई बाई 2।
2n प्लस 1 पाई बाई 2, n इसलिए नहीं लिखा कि क्वेश्चन में पहले से n था इसलिए मैंने n लिख दिया। तो अगर cos थीटा 0 हो तो थीटा की वैल्यू हो जाती है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, 2n प्लस 1 पाई बाई 2, पाई बाई 2 दोनों तरफ से कैंसिल हो गया, x क्या गई 2m प्लस 1, वेयर n इज एनी इंटीजर। तो इसलिए ये जो फंक्शन है fx, ये जो फंक्शन है fx, ये फंक्शन था आपका, दो वैल्यू थी फंक्शन की, 0 जब साइन स्क्वायर पाई एक्स बाई 2 1 नहीं है, 1 जब साइन स्क्वायर, तो इस फंक्शन को अब मैं ऐसे लिख सकता हूं कि इस फंक्शन की वैल्यू होगी 0 या 1। 1 कब होगी जब हम x को लेंगे 2m प्लस 1, और 0 कब होगी जब x 2m प्लस 1 नहीं, नॉट इक्वल टू 2m प्लस 1, वेयर m इज एनी इंटीजर। बोलो हो गया नहीं? आपने सॉल्व करके देख लिया कि साइन स्क्वायर पाई एक्स बाई 2 इज इक्वल टू 1 अगर सॉल्व करें तो x 2m प्लस 1 है, तो दूसरे वाले रूल के लिए x हो गई 2m प्लस 1, पहले वाले रूल के लिए हो गई x नॉट इक्वल टू 2m प्लस 1। यानी एक्चुअल में इस फंक्शन की दो वैल्यूज हैं, फंक्शन की वैल्यू या तो 0 होगी या 1 होगी। 1 कहां पे हो रही है फंक्शन की वैल्यू? सिर्फ 2m प्लस 1 पे, यानी ऑड इंटीजर पे। तो सिर्फ ऑड इंटीजर पे फंक्शन की वैल्यू 1 है, बाकी सारे पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू 0 है। दैट मीन्स अगर आप फंक्शन का ग्राफ ड्रा करो तो इसकी वैल्यू लगातार 0 रहेगी, यानी ग्राफ क्या होगा x एक्सिस y इज इक्वल टू 0। तो अगर आप फंक्शन का ग्राफ ड्रा करें तो ग्राफ x एक्सिस, मैंने y एक्सिस बोला क्या अभी, ग्राफ जो होगा y इज इक्वल टू 0 होगा यानी x एक्सिस, और लेकिन ऑड इंटीजर पे 1 होगा, यानी ग्राफ सारे ऑड इंटीजर पे ब्रेक होगी और ऑड इंटीजर पे जो वैल्यू हम लेंगे वो 1 लेंगे। इसका मतलब है कि ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगी सारे ऑड इंटीजर। वैसे भी देखें तो आप फंक्शन की वैल्यू चेंज कर रहे हैं सिर्फ ऑड इंटीजर पे, बाकी सारे पॉइंट पे तो 0 पे ही चल रही है, तो बाकी सारे पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू 0 रहेगी, सिर्फ ऑड इंटीजर पे ब्रेक होकर 1 पे चली जाएगी, एक यूनिट ऊपर चली जाएगी। तो लिखो देयरफॉर फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल ऑड इंटीजर्स, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल ऑड इंटीजर्स, सारे ही ऑड इंटीजर्स पे ये डिसकंटिन्यूअस है। Next question. Fx is equal to limit n approaching to infinity x raised to 2n sin x plus cos x over 1 plus x raised to 2n। ये फंक्शन है, अगेन डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। देखो ध्यान से, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसे ही मैं करूंगा, पहले मैं ये लिमिट फाइंड करूँ। आप भूल जाइए कि कॉन्टिन्यूटी फाइंड करनी है आपको या कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करनी है। आप पहले ये समझें कि आपको ये लिमिट फाइंड करने के लिए कहा गया कि ये लिमिट क्या होगी, पहले ये लिमिट फाइंड करो। तो पहले मैं इस लिमिट को फाइंड करता हूँ, यानी मैं देख रहा हूँ लिमिट n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, और ध्यान दें जब मैं लिमिट फाइंड कर रहा हूँ तो लिमिट के लिए n वेरिएबल है और n वाली तो सिर्फ एक ही टर्म है x रेज टू 2n। तो आप पहले इसकी लिमिट फाइंड करके देख लें कि x रेज टू 2n की लिमिट क्या होगी, सिर्फ इसकी लिमिट पहले, और तो n कहीं है ही नहीं है, n वाली तो सिर्फ एक ही टर्म है x रेज टू 2n, तो मैं x रेज टू 2n की लिमिट देख रहा हूँ। और अभी मैंने कहा कि जब भी बेस कांस्टेंट हो, पावर इंफिनिटी को जा रही हो, तो बेस आपकी पॉजिटिव बना लेंगे, इसलिए इसको मैं ऐसे लिख दूंगा x स्क्वायर रेज टू n लिख दूंगा, x स्क्वायर रेज टू n। बोलो सही है, बोल भी दो। अब तीन पॉसिबिलिटी वैसे ही, अगर बेस 1 से ज्यादा है तो ये इंफिनिटी है, बेस 1 से कम है तो ये 0 है, और अगर बेस एग्जैक्टली 1 है तो ये 1 है। तो तीन पॉसिबिलिटी है, इसकी वैल्यू होगी 0,
अगर एक्स स्क्वायर यानी बेस 1 से कम है, इसकी वैल्यू होगी इन्फिनिटी अगर बेस 1 से ज्यादा है, और इसकी वैल्यू 1 है अगर बेस एग्जैक्टली 1 है। तीन पॉसिबिलिटी, एक्स स्क्वायर लेस देन 1 पे 0, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 1 पे इन्फिनिटी, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 पे 1। तो अब मैं तीनों केसेस बारी बारी से देखूंगा कि फंक्शन क्या आएगी मेरी तीनों केसेस में। तो पहला केस देख रहा हूं कि अगर एक्स स्क्वायर 1 से कम लेता हूं तो फंक्शन क्या बनेगी, एफ एक्स। तो अगर मैं एक्स स्क्वायर 1 से कम लेता हूं तब तो एक्स रेस टू 2n की लिमिट 0 हो गई। एक्स रेस टू 2n को 0 डाल दोगे तो फंक्शन सिर्फ बच जाएगा cos x, बचेगा नहीं, तो फंक्शन हो गया cos x। तो ये फंक्शन cos x है अगर एक्स स्क्वायर 1 से कम है। देखो ना, अगर एक्स स्क्वायर 1 से कम है तो एक्स रेस टू 2n की जगह पे आप 0 डाल दें, एक्स रेस टू 2n को 0 डाल देंगे तो फंक्शन हो जाएगा cos x। ठीक है, अगर एक्स स्क्वायर 1 से ज्यादा है तो फंक्शन क्या होगा जरा देखें। अगर एक्स स्क्वायर 1 से ज्यादा है तो फिर एक्स रेस टू 2n की वैल्यू इन्फिनिटी है, और एक्स रेस टू फिर से लेस देन 1 ही लिख दिया हमने। अगर एक्स स्क्वायर 1 से ज्यादा है तो एक्स रेस टू 2n इन्फिनिटी है। जब आप एक्स रेस टू 2n को इन्फिनिटी रखोगे तो ये एक्चुअल में इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी बन जाएगी, ऊपर भी इन्फिनिटी हो जाएगी, नीचे भी इन्फिनिटी हो जाएगी। तो अब क्या करें, क्योंकि ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी हो जा रही है तो इसलिए मैं इसको ऐसे लिख दे रहा हूं, इसको मैं लिख दे रहा हूं एक्स रेस टू 2n से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दो, ऐसे लिख दो sin x प्लस cos x ओवर एक्स रेस टू 2n 1 बाई एक्स रेस टू 2n प्लस 1 लिख सकते हैं ना ऐसे। बोलो सही है। ऐसे क्यों लिख दिया, क्योंकि डायरेक्टली अगर हम एक्स रेस टू 2n को इन्फिनिटी डालते हैं तो ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी हो जाती है, और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी जो है मीनिंगलेस फॉर्म होती है, इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है। पिछले केस में तो क्या था कि एक्स रेस टू 2n 0 थी, तीन पॉसिबिलिटी है ना, एक्स रेस टू 2n 0 इन्फिनिटी 1, तो तीनों पॉसिबिलिटी में बारी बारी से देख रहा हूं। तो अगर एक्स रेस टू 2n को 0 डालेंगे तब तो सीधा फंक्शन की वैल्यू मिल गई, क्या मिल गई, cos x। लेकिन अगर एक्स रेस टू 2n को इन्फिनिटी रखेंगे तो ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी हो जाएगी, इसलिए एक्स रेस टू 2n से डिवाइड कर दिया। और अब जब आप रखोगे तो ये देखो बनेगा sin x प्लस 0 0 प्लस 1। 0 इसलिए हो गई कि फाइनाइट ओवर इनफाइनाइट होती है 0, तो 1 ओवर इन्फिनिटी 0 हो जाएगी, और cos x ओवर इन्फिनिटी भी 0 हो जाएगी, क्योंकि cos x तो फाइनाइट रहेगी, तो फाइनाइट ओवर इनफाइनाइट 0। क्या हो गया फंक्शन, बोलो, sin x। और तीसरी पॉसिबिलिटी, अगर आप एक्स स्क्वायर को 1 लेते हैं तो फंक्शन हो जाएगा, अगर आप एक्स स्क्वायर 1 ले रहे हैं तो एक्स रेस टू 2n की लिमिट 1 होगी, एक्स रेस टू 2n को 1 रख दोगे तो फंक्शन हो जाएगा sin x प्लस cos x ओवर 2। बोलो हो गया नहीं। तो तीन पॉसिबिलिटी हो गई, यानी इस फंक्शन के तीन रूल्स हैं। अगर एक्स स्क्वायर 1 से कम है तो cos x, 1 से ज्यादा पे sin x, और अगर एक्स स्क्वायर 1 है तो फिर sin x प्लस cos x बाई 2। अब आते हैं कॉन्टिन्यूटी पे, यानी अब जो हमारी फंक्शन है एफ एक्स, अभी तक जो हम बात कर रहे थे वो लिमिट की बात कर रहे थे, यानी अगर आपको सिर्फ लिमिट फाइंड करना होता तो आप लिमिट ऐसे लिखते कि अगर एक्स स्क्वायर 1 से ज्यादा है तो ये लिमिट cos x है, अगर एक्स स्क्वायर 1 से कम ज्यादा, सॉरी एक्स स्क्वायर 1 से कम है तो ये लिमिट cos x है, 1 से ज्यादा है तो sin x है, 1 पे sin x प्लस cos x बाई 2 है। अब फंक्शन क्या हो गया, फंक्शन की तीन रूल आ गए। कौन कौन से तीन रूल आ गए, देखो, cos x sin x प्लस cos x बाई 2। तो फर्स्ट रूल हो गया cos x, सेकंड रूल हो गया sin x, और थर्ड रूल हो गया cos x प्लस sin x बाई 2। तो अब इस फंक्शन के तीन रूल हैं, है या नहीं, cos x sin x, cos x प्लस sin x बाई 2। cos x कब था, जब एक्स स्क्वायर 1 से कम है, एक्स स्क्वायर 1 से कम है तो x की वैल्यू होगी -1 और 1 के बीच में। अगर एक्स स्क्वायर लेस देन 1 है तो x -1 और 1 के बीच में होगा, और अगर एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 1 है तो फिर बीच में नहीं होगा। अगर एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 1 है तो फिर x या तो लेस देन -1 है या ग्रेटर देन 1। और तीसरा था जब एक्स स्क्वायर 1 है, यानी x प्लस -1।
बोलो सही है? बोलो ठीक है। तो फंक्शन के 3 रूल हो गए। cos x, कब ये cos x पहला रूल कब काम करेगा? जब x -1 और 1 के बीच में। अगर -1 और 1 के बाहर चले जाएंगे तो sin x, -1 एंड 1 पे sin x प्लस cos x बाई। तो ऑब्वियसली फंक्शन का रूल 2 पॉइंट पे चेंज हो रहा है। कहां पे? 1 पे और -1 पे। -1 और 1 के बीच में कौन सा रूल है? cos x। बाहर जाएंगे तो sin x। तो इन्हीं 2 पॉइंट पे चेंज हो रहा है, -1 और 1 पे। और sin x एंड cos x तो ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस होते हैं, तो sin x ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस है, cos x ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस है। यानी आपको सिर्फ 2 ही पॉइंट पे चेक करना है, 2 डाउटफुल पॉइंट्स हैं। कौन कौन से? 1 एंड -1। 1 पे चेक करना और -1 पे चेक करना। बाकी सारे पॉइंट पे ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगी। तो 2 पॉइंट पे चेक कर दो। अब अगर मैं 1 पे चेक करूं तो देखो, अगर 1 पे लेफ्ट लिमिट देखोगे, लिमिट x अप्रोचिंग टू 1 माइनस एफ एक्स, लिमिट x अप्रोचिंग टू 1 माइनस 1 के लेफ्ट में कौन सी फंक्शन है? अगर x लेस देन 1 है तो फंक्शन कौन सा है? cos x है। x 1 को अप्रोच करेगी तो ये हो जाएगी cos 1। बोलो हो गया नहीं? तो 1 के लेफ्ट में लिमिट है cos 1। अगर 1 के राइट में चेक करें तो 1 के राइट में जो फंक्शन है 1 प्लस का मतलब क्या हो गया? x ग्रेटर देन 1। अगर x ग्रेटर देन 1 है तो फंक्शन है sin x। तो 1 के राइट में आ रही है वैल्यू लिमिट sin 1। तो देखो 1 पे लेफ्ट लिमिट cos 1 है, राइट लिमिट sin 1 है, यानी 1 पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, मींस 1 पे फंक्शन डिसकंटीन्यूअस है। तो आप कहें fx इज डिसकंटीन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। fx इज डिसकंटीन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। सिमिलरली आप -1 पे भी चेक करके देख ले, -1 पे भी डिसकंटीन्यूअस है। सिमिलरली द फंक्शन इज डिसकंटीन्यूअस एट x इज इक्वल टू -1। द फंक्शन इज डिसकंटीन्यूअस एट x इज इक्वल टू -1। यानी इसके 2 डिसकंटिन्यूटी हैं। इस फंक्शन की 2 डिसकंटिन्यूटी होगी 1 पे और -1 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन।